तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, PCl5 को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका वाष्प घनत्व कितना दे रहा है, वो हमें 100 बोल रहा है। यानी कि ये 100 कौन सा वाष्प घनत्व है बेटा, आपका ऑब्जर्व्ड। जब सामने आ गया ना, पहले नॉर्मल PCl5 का अभी हमने देखा था एग्जांपल में 208.5 मोलर द्रव्यमान आता है, 104.25 क्या आएगा उसका वाष्प घनत्व आएगा। और 500 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर वहां सामने स्थापित हुआ और जो उसका वाष्प घनत्व है वो कितना आ गया हमारा 100। तो PCl5 का प्रतिशत वियोजन ज्ञात करना है, मींस अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इक्वेशन आप सभी को पता है क्या बनेगी, यहाँ पे PCl5 ये वियोजित हो जाएगा किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, तो अगर मैं थ्योरेटिकल वाष्प घनत्व की बात करूं, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दोबारा नहीं करने वाला हूं भाई। तो 208.5 मोलर द्रव्यमान बटा 2 यानी 104.25 क्या आ जाएगा बच्चों, इसका थ्योरेटिकल वाष्प घनत्व आ जाएगा, यानी कि प्रारंभिक। अब सामने पर यानी जो हमारा ऑब्जर्व्ड है उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं बच्चों, ये 100 दे रहे हैं। अल्फा का मान हमसे पूछा है, फॉर्मूला लगा लेता हूं। अल्फा बराबर फॉर्मूला याद करो, NR अपॉन डेल्टा NG dt माइनस D0 अपॉन D0। सॉल्व करो, कितना आएगा 4.25 आ जाएगा। अगर यही परसेंटेज में पूछा होता तो 42.5% आ जाता। क्लियर है ना कहानी। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है कि नॉर्मल टर्म में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, इसका वेपर डेंसिटी यानी अल्फा ज्ञात किया, किसकी मदद से, वेपर डेंसिटी की मदद से। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ इसमें वो घुमाता फिराता नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब अमोनिया को T डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, अमोनिया को हमने कहां तक गर्म किया, T डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका वाष्प घनत्व 7 आता है। इक्वेशन बना ली जाए पहले। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, NH3 को जब आप गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, नाइट्रोजन गैस मिलेगी और साथ ही साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा स्टार्टिंग T निकाल लेते हैं। अमोनिया का मोलर द्रव्यमान होता है बच्चों 17, ठीक है, अपॉन 2 यानी 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 यानी कि 8.5 आपका आ गया dt। और जब हमने गर्म किया तो वाष्प घनत्व कितना मिल रहा है, 7, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वाष्प घनत्व है हमारा वो कितना है बच्चों, 7 है। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है अपने को। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, NR अपॉन डेल्टा NG dt माइनस D0 अपॉन D0। ठीक है, आ गया अल्फा का मान, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.5 अपॉन नीचे क्या है अपना 7। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो इधर क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लो, 7 2 जा कितना हो जाएगा भाई 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 21.214। और अगर परसेंट में काउंट करने को बोलता तो 100 से हम लोग क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते और हमें कितना मिल जाता, 21.4 मिल जाता। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बच्चों, यदि अमोनिया का ऑब्जर्व मोलर द्रव्यमान 15 आता है। अब ऑब्जर्व्ड मोलर द्रव्यमान 15 से मतलब क्या है कि जो साम्य पर DO लिखते थे ना हम, ऑब्जर्व्ड वाष्प घनत्व, अब वो अपने को ऑब्जर्व्ड मोलर मास दे रहा है, यानी m0 की वैल्यू वो हमें दे रहा है कितनी बच्चों, 15। तो D0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2, यानी कि 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7.5। 15 आता है तो प्रतिशत ऑफ अल्फा ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये तो अच्छा वहां पे 7 आएगा, ठीक है। तो dt की बात कर लेते हैं, है ना। तो ऑब्जर्व्ड
की बात कर रहे थे हम, तो ये तो कितना आ गया 7.5। इसका अभी dt मैंने कैलकुलेट किया, वहां पे कितना आया था बच्चों 8.5 आया था। फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा बराबर है ना 2/2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इधर कितना बचेगा अपना भाई, थ्योरेटिकल है 8.5 माइनस 7.5 अपॉन 7.5 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 1/75 गुणा 1000, ठीक है, प्रतिशत 25 इंटू 3 75 40, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13.33% हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्फा मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा रिलेशन एस्टेब्लिश करवाना चाह रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम रिलेशन के लिए देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 में, यदि N2O4 के लिए अल्फा का मान 100% है, अल्फा का मान कितना आ गया 100% आ गया, यानी पूरा का पूरा N2O4 किसके अंदर डिसोसिएट हो गया, हमारा 2NO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो चलो N2O4 पूरा का पूरा टूट गया किसमें बच्चों, 2NO2 के अंदर। के लिए सही कथन क्या होगा, सही कथन अपने को ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहां पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा बराबर NR अपॉन डेल्टा NG। स्टार्टिंग में केवल कौन रहा होगा, N2O4 रहा होगा, तो D थ्योरेटिकल कितना आएगा बच्चों, 14 2 जा 28 प्लस 64, 8 4 12 का 2, 6 3 9, 92/2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी dt की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस d0। अब बेटा N2O4 तो खत्म ही हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो 100% बोल रहा है ना, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो अब यहां पर क्या बना आपका, फाइनली NO2 है, ठीक है। अब NO2 बना तो NO2 का अपने को वाष्प घनत्व निकालना है, तो NO2 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 2 जा 32 अपॉन 14, 4 2 6, 3 और 1 4, 46/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नहीं आई बात समझ में? स्टार्टिंग में केवल ये था, फाइनली केवल ये था, तो इसका मोलर मास बटा 2 करके मैंने स्टार्टिंग वाष्प घनत्व निकाल लिया, इसका मोलर मास बटा 2 करके मैंने इक्विलिब्रियम पर या 100% डिसोसिएशन पे वाष्प घनत्व निकाला, तो 46 माइनस 23/23, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, 100% का मतलब हो गया 1 बराबर, ठीक है। तो 1 बराबर, अच्छा ये तो अपना वैल्यू कितनी आएगी 1, उसने रिलेशन क्या पूछा है, d0 और dt के बीच में रिलेशन पूछा है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, d0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt, d0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt, या dt बाय 2 इज इक्वल टू d0, ये सही है, dt बाय 2, 46/2 कितना होगा 23, तो d0 बराबर हाफ ऑफ dt, d0 बराबर हाफ ऑफ dt। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई नहीं आई कहानी समझ में भाई? इसका इस इनिशियली वाष्प घनत्व निकाला, इसका फाइनली वाष्प घनत्व निकाल लिया, जब मैंने रिलेशन चेक किया तो d0 क्या आ रहा है, हाफ ऑफ dt हमारा आ रहा है, ठीक है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बच्चों उसने 2CO2 गैस साम्य में है 2CO के साथ में प्लस O2, ठीक है। तो 500 केल्विन पर यदि 75% CO2 वियोजित हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साम्य पर वाष्प घनत्व क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं dt की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो स्टार्टिंग में बच्चों पात्र में केवल कौन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा ये हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है।
चलो भाई, ये तो होगी हमारी dt की वैल्यू। अब बात करते हैं अल्फा की वैल्यू, उसने 75% दे दी। वाष्प घनत्व हमें ज्ञात करना है साम्य पर। फॉर्मूला लगाया मैंने, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/2n1 3 - 2 यानी कि 1। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है, वहां पे 1 आ रही है। डी नॉट सॉरी dt कितना है अपना 22/d0 -1। ठीक है, अल्फा कितना है बच्चों 75%, ये हो गया मेरा 0.75/2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड में लिया 22/d0 -1, ये हो जाएगा 0.23 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 22/d0। तो 22/d0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1.375। d0 उधर लेके गए, 22 डिवाइडेड बाय 1.375, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि भाई जो वाष्प घनत्व है साम्य पर वो कितना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एक तरीके से हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बच्चों वो फिनिश हो चुका है। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है। काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी हम इसमें एक सेक्शन देखते हैं बेटा, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, भौतिक साम्य, उस सेक्शन पे अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भौतिक साम्य। तो बच्चों भौतिक साम्य हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक साम्य को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले तो समझो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों। तो जहां पर जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड वही होना चाहिए, फॉर्मूला वही होना चाहिए, केवल उसकी फिजिकल स्टेट बदलनी चाहिए। जैसे हमारा H2O है बच्चों, H2O सॉलिड है, यानी कि एक तरीके से बर्फ की मैं बात कर रहा हूं, और H2O सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, जल में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों तरफ देखो, क्या कोई नया कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, नहीं भाई, जो हमारा पहले कंपाउंड था वही अभी भी कंपाउंड है। केवल क्या परिवर्तन हो रहा है वहां पे, भौतिक अवस्था उसकी चेंज हो रही है, बाकी और कोई परिवर्तन वहां पे नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जब इसमें साम्य आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम भौतिक साम्य बोलते हैं। क्लियर, तो एग्जांपल नोट करो और एक दो लाइनें लिखते हैं, लिखना। जब मोलर सूत्र या आणविक सूत्र, जब आणविक सूत्र नहीं बदलता है तथा केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन होती है, तथा केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन होती है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगली लाइन में लिखो, जब किसी भौतिक परिवर्तन में साम्य स्थापित होता है, जब किसी भौतिक परिवर्तन में साम्य स्थापित होता है, तो उसे भौतिक साम्य कहा जाता है। तो उसे भौतिक साम्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम, भौतिक साम्य बोलते हैं। अब बात करते हैं भौतिक साम्य बच्चों हम 3 प्रकार के बनाते हैं। पहला होता है हमारा ठोस द्रव्य भौतिक साम्य। ठीक है, ठोस द्रव्य साम्य। ठीक है, तो ठोस द्रव साम्य की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड है, वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो अभी हमने देखा था एग्जाम्पल H2O सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ठोस चीज जब किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक साम्य बोलते हैं। और वो कौन सा होता है, सॉलिड लिक्विड होता है। अब सॉलिड लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन करना है। क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन करना है। तो अगर इस साम्य पर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड साम्य पर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, यानी तापमान को मैंने क्या किया बच्चों, बढ़ाया। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होता है ना बच्चों, वो जनरली कैसा होता है, हमारा एंडोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, ये तो हमारा साम्य का एग्जाम्पल हो गया। एक कंडीशन देखो हम अप्लाई करते हैं। मान लो हमें क्या करना है, बर्फ को किसमें परिवर्तित करना है, जल में परिवर्तित करना है। बर्फ को किसमें परिवर्तित करना है, हमें जल में परिवर्तन करना है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्यूजन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी हमारी, फ्यूजन, और मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको, है ना, पिघलना, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अब मान लो मेरे को बर्फ से जल की तरफ जाना है, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो बताओ ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। ऑब्वियस सी बात है एंडोथर्मिक होगा। भाई बर्फ कब पिघलेगी, जब वो ऊर्जा का ग्रहण करेगी। तो ऊर्जा ग्रहण करने पे हमारी बर्फ जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, पिघल जाएगी। तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। क्या किया मैंने, प्रेशर को बढ़ाया। तो प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब जरा सोचो, जल और बर्फ में से किसका घनत्व ज्यादा होता है। तो हम सभी को पता है, हर बच्चे को पता है कि जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल से क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो यही सोच रहे होंगे कि यार ठोस वाली चीज जो है उसका घनत्व कम कैसे हो गया। तो देखो जो बर्फ है ना, उसका घनत्व जल से कम होता है, इसीलिए जो बर्फ है वो जल पर तैरती है। ठीक है, बर्फ का जल के ऊपर तैरने के पीछे कारण क्या होता है कि बर्फ का घनत्व क्या होता है बच्चों, कम होता है जल से। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता। बाकी सब जगह जो है हमारा ठोस जो होता है ना उसका घनत्व ज्यादा होता है। ये हमारा क्या है बच्चों, एक प्रकार का अपवाद है, और इसको याद रखना जन्म जन्मांतर तक। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए। क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लियर है भाई? तो डेंसिटी ऑफ बर्फ लेस देन डेंसिटी ऑफ जल। अब हमें पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लो तुमने 1 मोल बर्फ ली है ना, और ये 1 मोल जल में परिवर्तित हो गया, तो बोलो क्या जल या बर्फ का द्रव्यमान सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा। 1 मोल यानी 18 ग्राम रहेगा। यहां भी 18 ग्राम है, यहां भी 18 ग्राम है, यानी मास तो हो गया फिक्स। लेकिन जब हमने बर्फ से जल का कन्वर्जन किया और बर्फ का घनत्व क्या है बच्चों, कम है, यानी कि जो आयतन होगा बर्फ का वो ज्यादा होगा किसके आयतन से, जल के आयतन से। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, डेंसिटी जिसकी कम होगी वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा। तो किसकी डेंसिटी कम है, बर्फ की डेंसिटी कम है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा।
अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम मेरा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा यानी जल की तरफ मेरे को बढ़ना चाहिए, तो ये अग्र दिशा में चला जाएगा। तो मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए टेम्परेचर तथा प्रेशर कैसे होने चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर तथा प्रेशर दोनों उच्च होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई? उच्च होने चाहिए। जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ही जल्दी क्या होगी, आपकी बर्फ पिघलेगी। ये बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये पूरी राम कहानी नोट कर लो। उससे पहले ठोस द्रव साम्य का ये एग्जाम्पल और ये किस तरीके से इसमें इक्विलिब्रियम आया है उस चीज को नोट कर लो, ठीक है ना। क्लियर भाई, यहां तक नोट हो गया। अब ये एग्जाम्पल नोट कर लिया हमने H2O वाला। अब इसके नीचे लिखना जनरल बात, ये तो हमने एक एक्सेप्शनल केस समझा, ठीक है, ये हमने क्या किया बच्चों, एक एक्सेप्शन केस समझा। इसके नीचे लिखो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति की होती है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी दिशा लगेगी इसमें, अग्र दिशा। प्रेशर घटाने पर अग्र दिशा, क्योंकि आयतन बढ़ेगा और ठोस से ज्यादा आयतन द्रव का होता है। वो तो वाटर वाला एक्सेप्शन था, ठीक है। तो ये सुइटेबल कंडीशंस होगी। तुम तो अपने दिमाग से गेम खेलना, वहां पे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे लिखा रहा हूं, है ना। तुम्हें वहां पे ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी वो ये नोट करने के बाद वो एक्सेप्शनल वाला केस जो है उसको भी लगे हाथों नोट कर लो, ठीक है। दूसरा हम लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बेटा। तो पहला तो हो गया हमारा ठोस द्रव साम्य, दूसरा है बच्चों हमारा लिक्विड, है ना, सेकेंड हेडिंग डाल लो वो नोट करने के बाद, लिक्विड गैस साम्य। लिक्विड गैस साम्य की अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड गैस साम्य क्या होता है बच्चों, लिक्विड यानी जैसे हमारा क्या हो गया H2O लिक्विड है और इसका साम्य किसके साथ में आ रहा है बच्चों, H2O वेपर के साथ में, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा बच्चों, हमारा एंडोथर्मिक होगा, है ना। ये तो एग्जांपल हो गया। अगर जनरल बात करें तो इधर मैं लिक्विड लिख लेता हूं और ये सामने में आ जाए किसके साथ में बच्चों, गैस के साथ में, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा होगा हमारा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा, क्योंकि जब द्रव को मैं ऊष्मा दूंगा यानी ऊर्जा दूंगा तो ही तो वो हमारी क्या होगी बच्चों, गैस में परिवर्तित होगी, अदरवाइज थोड़ी ना उसका परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये जो साम्य है ये हमारा कैसा प्रक्रम होगा, एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब बोलो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी दिशा प्राप्त होगी, ली चैटलियर के अनुसार अग्र दिशा। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब बोलो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा कि गैस की ज्यादा, तो हमारे लिक्विड की ज्यादा होगी, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, हमारी पश्चिम दिशा आ जाएगी। क्लियर है। इसमें बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो जल का वाष्पीकरण हम लेते हैं, जल का वाष्पीकरण, ठीक है, करने के लिए ताप तथा दाब कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ठीक है बच्चों। हमारा वाष्पीकरण करने के लिए ताप तथा दाब कैसे होने चाहिए,
यानी कि H2O लिक्विड है, इससे हमें क्या बनाना है बच्चों, H2O वेपर्स बनानी है। प्रोसेस कैसी है हमारी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो अग्र दिशा मिलेगी, और अगर मैं बच्चों क्या करता हूं, प्रेशर को घटाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, गैस का, तो भी क्या होगी बच्चों, अग्र दिशा होगी। इसका मतलब क्या है कि ताप ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और दाब कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उच्च ताप तथा निम्न, ठीक है, दाब। क्लियर। तो तापमान तो कैसा होना चाहिए हमारा, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और दाब जो है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, हमारा कम से कम होना चाहिए। क्लियर। चलो ये था हमारा दूसरा। अभी तीसरे की बात करते हैं हम। थर्ड जो हमारा इक्विलिब्रियम है बच्चों, वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी वैसा ही है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं भाई। तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड से सीधे कन्वर्जन किसमें, सॉलिड गैस साम्य, हमारा थर्ड केस है। ठीक है, यानी कि सॉलिड है आपका, और वो किसके साथ साम्य में है बच्चों, गैस के साथ साम्य में होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये भी प्रोसेस कैसा होगा हमारा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब सॉलिड से गैस साम्य भी हमारा कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। तो बच्चों टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी दिशा मिलेगी हमको, अग्र दिशा मिलेगी। और अगर मैं प्रेशर को क्या करूंगा, कम करूंगा, तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, तो भी मुझे कौन सी दिशा मिलेगी, अग्र दिशा मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है, और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके, ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। NH4Cl कैसा होता है हमारा, सॉलिड होता है। NH4Cl का मेरे को वाष्पीकरण यानी सब्लिमेशन करना है, यानी NH4Cl वेपर में परिवर्तित करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उच्च है ना, ताप तो क्या रखना पड़ेगा, उच्च, तथा दाब निम्न रखना पड़ेगा। ठीक है, रीच एटेलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। 3 प्रकार के हमने यहाँ पे साम्य देखे। अभी चौथा साम्य देखते हैं बच्चों, जब हम किसी गैस को जल में घोलते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो, 4th नंबर डाल के, गैस की द्रव में घुलनशीलता। घुलनशीलता, ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं बच्चों। तो मान लो हमारे पास क्या है, वाटर है, और वाटर में मैं किसी गैस को घोलना चाह रहा हूं, तो मेरा क्या बनेगा, गैस वाटर विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस वाटर विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यूं समझो कि गैस जो है, गैस के अंदर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से तो उसके कण जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो गैस के अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जब मैं उसको जल में घोलूंगा तो वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जलीय अवस्था। ठीक है ना, यानी उस गैस की गतिज ऊर्जा कहीं ना कहीं घटेगी। अब उसकी गतिज ऊर्जा घट रही है, यानी ऊर्जा घट रही है, तो ऊर्जा गई का, ऊर्जा बाहर निकल गई। तो ऊर्जा अगर बाहर निकल गई, यानी ये प्रोसेस कैसा होगा, बोलो एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, यानी ऊष्मा क्षेपी प्रवृत्ति का ये हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अभी बात करते हैं, ये हमारी क्या है, गैस, ये वाटर, और ये गैस वाटर हो गया, जिसको हम लोग एक्वस भी बोल सकते हैं।
जलीय भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बच्चों टेम्परेचर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा एच नेगेटिव हो तो के और टी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो टी घटाऊंगा तो के की वैल्यू घटेगी, के की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। तो हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, अग्र दिशा के अंदर ये चला जाएगा। तो अग्र दिशा होगी, यानी घुलनशीलता क्या होगी बच्चों, एक प्रकार से बढ़ेगी। आई कहानी समझ में। प्रेशर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट में तुम्हारा एक गैस था, गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है, अब उसको कंप्रेस कर दिया, यानी गैस का वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, घट गया एक प्रकार से। यानी अभी भी मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। यानी अगर किसी ने तुमसे पूछा कि भैया जल में, ठीक है, जल में ऑक्सीजन गैस को घोलने के लिए, इसको ऑक्सीजन गैस को घोलने के लिए ताप तथा दाब कैसे होने चाहिए, ताप तथा दाब कैसे होने चाहिए, ठीक है भाई। तो गैस को घोलना है जल में, तो ताप निम्न से निम्न होना चाहिए और दाब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न ताप तथा उच्च दाब, ये वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि भाई गैस की सॉल्युबिलिटी किस कंडीशन पे ज्यादा होगी हमारे सामने में, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, निम्न तो ताप होना चाहिए और दाब कैसा होना चाहिए हमारा, उच्च से उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ली चैटेलियर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बनते हैं। तो एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो कि ली चैटेलियर का नियम, ली चैटेलियर का नियम ठोस द्रव नहीं, ली चैटेलियर का नियम केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम तथा आयनिक इक्विलिब्रियम तीनों प्रकार पर लागू होता है, तीनों प्रकार पर लागू होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम इसका सेक्शन बाकी है, काफी अच्छा पोर्शन है वो भी। तो फिलहाल केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करिए, उसमें छोटा सा पार्ट जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम का भी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर क्या कह रहा है, ए सॉलिड बी सॉलिड दोनों ठोस है, डेंसिटी दोनों की दे रखी है बच्चों। डेंसिटी हमारे ए की क्या है, कम है, और बी की क्या है, ज्यादा है। तो ए सॉलिड से बी सॉलिड प्लस हीट हमें दिया हुआ है, ए सॉलिड से बी सॉलिड प्लस हीट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। मतलब ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी प्रवृत्ति की होगी। और बच्चों इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कम होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यदि ए तथा बी का द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है, तो ए के वियोजन के लिए ताप तथा दाब कैसे होने चाहिए। तो देखो टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर कम होगा तो के बढ़ेगा, तो अग्र दिशा जाएगी, और अगर अग्र दिशा जाएगी तो वियोजन ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। दाब की बात करते हैं बच्चों। तो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटना चाहिए, यानी कि अग्र दिशा में ये जाएगा। तो अगर ऑप्शन दिए होते
तो हमारा क्या होगा, निम्न ताप तथा उच्च दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्न ताप तथा उच्च दाब। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, दाब बढ़ाने पर आइस वाटर साम्य है, बर्फ और जल का हमारे पास क्या है, साम्य है, कौन सा कथन सही होगा। तो बच्चों देखो, दाब बढ़ा रहे हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब वॉल्यूम बोलो ठोस का कम होगा कि वाटर का कम होगा। तो मैंने बताया है इसमें आपका एक्सेप्शन होता है, जो आइस होता है इसकी बेटा डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, यानी वॉल्यूम इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है यानी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यानी अग्र दिशा में जाएगा। तो ज्यादा बर्फ बनेगी, ये तो गलत हो गया। जल वाष्पीकृत होगा, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, हमारा तो इक्विलिब्रियम ये वाला है ना। तो वाष्पीकृत की कहानी कहाँ से आ गई भाई, ज्यादा जल बनेगा, ये हमारा सही है, ज्यादा जल बनेगा। और साम्य स्थापित नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता, हर टेम्परेचर पे साम्य आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर पे परफॉर्म करा रहे हो, है ना, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, चलो अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बर्फ जल साम्य यानी कि H2O सॉलिड और जल H2O लिक्विड जो है ये साम्य हो गया है। ठीक है, बर्फ जल साम्य वाले पात्र को गर्म किया जाए तो क्या होगा। अब बच्चों ये कैसी रिएक्शन है, पहले तो ये देखो, तो ये हमारी बच्चों कैसी होती है, ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति की होती है। अब वो बोल रहा है अगर हम इसको गर्म करें, इसको गर्म करेंगे तो बच्चों क्या होगा, यानी टेम्परेचर बेसिकली हमारा बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक है ना बच्चों, ऊष्मा शोषी, तो K का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। K का मान अगर बढ़ेगा हमारा तो कौन सी दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। अब इसकी डेंसिटी क्या है बच्चों, कम है, इसकी डेंसिटी क्या है हमारी, ज्यादा है। क्लियर है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। यानी इसका प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, इसका प्रेशर ज्यादा हो गया। इनवर्स रिलेशन होता है ना, प्रेशर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा चैप्टर रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। तो वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ये। क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, देखो आपके पूरे साम्य में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम से बन जाते हैं। तो बच्चों देखो प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे इसमें। केपी केसी रिलेशन वाला टॉपिक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अल्फा कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह है, डीपीपी है, उसमें इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर आपका यह चैप्टर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।